So good afternoon, class 12. Let's begin with graph of depression in freezing point. तो इस तरह हम प्लॉट करते हैं वेपर प्रेशर और इस तरह हम प्लॉट करते हैं टेम्परेचर, जो कि इस बार फ्रीजिंग टेम्परेचर होगा केल्विन में। तो हम लोग को पता है बेटा वेपर प्रेशर के बारे में, अकेला सॉल्वेंट जो होता है वो ज्यादा वेपर्स बनाता है, जो वोलेटाइल सॉल्वेंट होता है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी ऐसा पार्टिकल नहीं होता डला हुआ जो उसके वेपर्स बनाने से उसे रोके। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है, और अगर उसी सॉल्वेंट में मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दूं तो उसी सॉल्वेंट से बना हुआ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। इसलिए सॉल्वेंट को ऊपर रखा जाता है क्योंकि उसका वेपर प्रेशर का वैल्यू ज्यादा होता है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर की वैल्यू कम होती है। इज दैट क्लियर डियर? अब क्या होता है, अब हम बात करते हैं फ्रीजिंग टेम्परेचर क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहां पर कोई चीज जम जाए। जमती कब है? जब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बेटा सॉलिड में जब वो कन्वर्ट हो जाता है उसके वेपर प्रेशर के बराबर आ जाए, तो हम उसे क्या कहते हैं कि वेपर प्रेशर दोनों के इक्वल हो गए। मैं फिर बोलती हूँ, फ्रीजिंग पॉइंट कब होता है? जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कंपोनेंट किसी सब्सटेंस का उसी सब्सटेंस के वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड कंपोनेंट के बराबर हो जाए। जिस टेम्परेचर पे ये वेपर प्रेशर आपस में इक्वलाइज हो जाते हैं उस टेम्परेचर को हम क्या बोल देते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। तो मान लीजिए अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ये हमारा फ्रोजन सॉल्वेंट है, मतलब ये सॉलिड फॉर्म है सॉल्वेंट की, ये फ्रीज हो गया है। तो अल्टीमेटली अगर मैं देखूं तो ये इस टेम्परेचर पे आके इस पॉइंट पर आकर, जिसे मैंने पॉइंट एक्स माना है, यहाँ पे कहना है से वेपर प्रेशर बराबर हो गए किसके? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ इट्स फ्रोजन सॉल्वेंट। मतलब सॉलिड फॉर्म का वेपर प्रेशर लिक्विड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के एक्स पॉइंट पर आकर बराबर हो गया। तो जब वेपर प्रेशर आपस में बराबर हो जाते हैं उस समय क्या अचीव हो जाता है? फ्रीजिंग पॉइंट। तो बता एक्स क्या होगा डियर? that will be the freezing point of your solvent यानी TF नॉट। समझ में आ गई बात? अब सॉल्यूशन में कौन कौन सी दो चीजें हैं? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। मतलब मान लो आपने पानी के साथ नमक डाल दिया, तो क्या नमक जमता है या पानी जमता है? पानी। नमक कभी नहीं जमता, सॉल्यूट नेवर एवर सॉलिडिफाई, वो तो ट्रैप हो जाता है। सिर्फ सॉल्वेंट ही जमता है। तो यानी इस सॉल्यूशन में भी अगर हम लोग सॉल्वेंट का फ्रीजिंग टेम्परेचर निकालना चाहते हैं तो हम इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, तो ये पॉइंट आएगा और इस पॉइंट को मैंने ग्रीन पॉइंट को वाई मार्क कर लो। और ये बताओ वाई पर क्या वेपर प्रेशर बराबर होगा या नहीं? किसका वेपर प्रेशर बराबर हुआ? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के, बताओ इक्वल हो गया या नहीं? बताओ, इज इट सो और नो? तो इस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और हमारी अकॉर्डिंग टू नॉलेज भी ये कहता है कि टीएफ नॉट बड़ा है और टीएफ सॉल्यूशन छोटा होता है, और इन दोनों के डिफरेंस को क्या कहते हैं बेटा? डेल्टा टीएफ। तो दिस इज दी, आपको बस ये वाला पॉइंट ऐसे बनाकर नहीं आना बेटा, ये वाला ऐसे नहीं बनाना, ये वाली डॉटेड लाइन, ये अंडरस्टूड होता है कि एक्स और वाई कौन से पॉइंट है। एक्स वो वाला पॉइंट है जहां पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर लिक्विड फॉर्म का उसके सॉलिड फॉर्म के बराबर हो गया है। वाई वो पॉइंट है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो गया? उसी सॉल्यूशन के जो सॉलिड फॉर्म है उसके बराबर हो गया है। तो इन पॉइंट्स पर जो भी टेम्परेचर होता है उन्हें फ्रीजिंग टेम्परेचर कहते हैं। तो यहाँ पे टी एफ नॉट और टी एफ एस आ गया, और दोनों के डिफरेंस को हमने कहा डेल्टा टी एफ। वॉट इज डेल्टा टी एफ? दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। दोनों का डिफरेंस जो आता है, करिए जरा जल्दी से। दिस इज द ग्राफ ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बस ऐसे ही करके आना है, कोई ज्यादा वो नहीं। इज इट क्लियर डियर? चलिए जरा जल्दी से कीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज।
एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। तो जरा पहले ये करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। करें बेटा? Now put down the heading Van't Hoff theory and abnormal molecular masses. Van't Hoff theory and abnormal molecular masses. May I? Now listen to me carefully, बच्चे। हमने अभी तक 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। What are the names? Relative lowering of vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point and osmotic pressure। हमने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी। इनके सामने मैंने इनके फॉर्मूले लिख दिए हैं। कैसे लिखते थे आप? P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को ओपन करते हैं तो n सॉल्यूट अपॉन n सॉल्वेंट। n सॉल्यूट को अगर आप ओपन करते हैं तो वेटिंग ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1 अपॉन n सॉल्वेंट, दैट आर द मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। फिर डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। मोलालिटी का फॉर्मूला ओपन कर दे तो वेटिंग ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट और फिर 1 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सिमिलरली डेल्टा टी एफ में भी मोलालिटी के फॉर्मूला यानी के एफ इंटू एम में मोलालिटी का फॉर्मूला ओपन करते हैं। सेमली आपको वही आता है, वेटिंग ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट 1 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और ऑस्मोटिक प्रेशर में आता है एन आर टी अपॉन वी, वेयर एन इज व्हाट? वेटिंग ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट आर टी अपॉन वी। सब में मैंने हाईलाइट किया है कि इन सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, चारों में, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकाला जा सकता है, इजंट इट? ठीक है। तो कॉमन पॉइंट क्या है कि हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की मदद से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट आराम से निकाल सकते हैं। अब टॉपिक की हेडिंग पढ़ो, दैट इज Van't Hoff theory and abnormal molecular masses। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ abnormal molecular masses का यहाँ क्या मतलब है। देखो बच्चे, किसका मॉलिक्यूलर वेट निकाला जा सकता है? कम ऑन रीड दैट केयरफुली। किसका मॉलिक्यूलर वेट की बात हो रही है? सॉल्यूट की। ठीक है। अगर ये सॉल्यूट सॉल्वेंट में डलने के बाद ना तो एसोसिएट होता ना तो डिसोसिएट होता है, तो ऐसे सॉल्यूट्स का मॉलिक्यूलर वेट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक्यूरेटली निकाल कर देंगी, बहुत अच्छा निकाल के देंगी और वो परफेक्ट होंगे, वो सही होंगे। मैं फिर बोलती हूँ, ऐसे सॉल्यूट जो ना कि एसोसिएट होते हैं ना डिसोसिएट होते हैं सॉल्वेंट में डलने के बाद, तो ऐसे सॉल्यूट्स का मॉलिक्यूलर वेट जो ना एसोसिएट हो रहे ना ही डिसोसिएट हो रहे, उनका अगर मॉलिक्यूलर वेट आप इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की मदद से निकालोगे तो वो सब कुछ एक्यूरेटली ही निकल कर आएगा, वो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट विल बी परफेक्ट। लेकिन प्रॉब्लम आएगी कब? अगर सॉल्यूट अंडरगोज डिसोसिएशन और एसोसिएशन व्हेन डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट। या तो वो टूट गया, इसे क्या बोलते हैं? डिसोसिएट हो गया सॉल्यूट, या मैम उसने गुच्छे बना लिए,
और बहुत सारे पार्टिकल्स आपने डाले थे, वो सब झुंड बनाकर बैठ गए, इसे बोलते हैं एसोसिएट हो गए। अगर सॉल्यूट की नेचर एसोसिएट होने की है या डिसोसिएट होने की है, इस सूरत में अगर आपने इनकॉलिगेटेड प्रॉपर्टी को एज इट इज रखकर उन सॉल्यूट्स का मॉलिक्यूलर वेट निकाला, तो वो मॉलिक्यूलर वेट सही नहीं आएंगे, वो गलत आएंगे, और काफी अच्छे खासे गलत आएंगे। मतलब हाफ का डिफरेंस होगा। मतलब मान लो कि किसी का मॉलिक्यूलर वेट 60 है तो 120 आ रहा होगा, या हो सकता है किसी का 120 हो तो वो 60 आ रहा होगा, या उससे भी कम। यानी काफी अच्छा खासा ड्रास्टिक डिफरेंस आएगा ऐसे सॉल्यूट्स के मॉलिक्यूलर वेट पर। तो हम उन्हें कहते हैं दे आर शोइंग व्हाट, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। गॉट इट डियर? समझ में आई ये मेरी बात? बताइए। तो सबसे पहली बात आप इसमें लिखिए, इसमें फर्स्ट पॉइंट, द मॉलिक्यूलर वेट calculated through the above four colligative properties molecular weight of solute लिखना बेटा, the molecular weight of solute calculated through the above colligative properties will be accurate only if the solute does not undergo association or dissociation. In cases if the solute undergoes association or dissociation, then the molecular weight of such solutes calculated through the above colligative properties will not be accurate. I'm writing in bold, will not be accurate. They will be abnormal molecular weights. Done? Everyone has written it? Completed? तो इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकाला जा सकता है। लेकिन क्या आप रीड कर पा रहे हो बेटा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का अगर रिलेशन निकालूं, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो जरा यहाँ पे, मॉलिक्यूलर वेट नीचे आ रहा है, आ रहा है या नहीं सब में? तो यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले में देखो मॉलिक्यूलर वेट नीचे आ रहा है, ऊपर की तरफ नहीं है। कैन आई से दैट? ठीक है, तो हमारा एक रिलेशन निकला यहाँ पे, लिखिए अब जरा नेक्स्ट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नोट करके पॉइंट लिखो, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की आप सबको डेफिनेशन याद होगी, दैट डिपेंड्स अपॉन
नंबर ऑफ पार्टिकल्स, राइट, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स यानी कितने होते हैं उन पर। अब जरा हम लॉजिकली समझते हैं, क्यों मैम ऐसा क्यों होता है कि अगर कोई सॉल्यूट डिसोसिएट या एसोसिएट कर जाए तो उसका मॉलिक्यूलर वेट अगर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू निकालते हैं तो वो एब्नॉर्मल कहलाया जाता है। और फिर ऐसा क्या किया गया कि उनके मॉलिक्यूलर वेट भी सही निकल कर आए। तो अब सारा डिस्कशन इस बात पे होगा। ये थ्योरी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में भी आते हैं एक्सप्लेनेशन के थ्रू। ओके, दे वुड आस्क यू कि ऐसा क्यों हो रहा है एंड दे वुड आस्क यू हाउ टू करेक्ट देम। Okay, so let's talk about it. So, may I, if it's done, if it's noted, both these points? तो लिखिए जरा बेटा यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉल्यूट्स। एक होते हैं बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स, ये वो होते हैं सॉल्यूट्स दैट अंडरगो डिसोसिएशन। कुछ ऐसे सॉल्यूट्स होते हैं दैट अंडरगो एसोसिएशन, और कुछ ऐसे सॉल्यूट्स होते हैं जिन्हें हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। दे डू नॉट, मतलब ऐसे सॉल्यूट, दे का मतलब सॉल्यूट्स डू नॉट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन। अगर ये वाले सॉल्यूट हुए जिनके एग्जाम्पल आप लोगों ने पढ़े हैं, जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, एटसेट्रा, ऐसे पता नहीं कितने हो, ठीक है, लेकिन ये आपने बने मतलब जितनी शुगर्स पड़ी हैं मोस्टली, और यूरिया तो नहीं है बेटा, शुगर में मत काउंट कर लेना, तो मैंने ऐसे बोला जितनी शुगर्स हैं, जितनी यूरिया वगैरह ये हैं, दे नेवर अंडरगो, यानी आप इसे अगर सॉल्वेंट में डालोगे ना डिसोसिएट करेंगे ना एसोसिएट करेंगे। इनमें इनके अगर इस ग्लूकोज का, सुक्रोज का, यूरिया का जो मॉलिक्यूलर वेट तुम्हें याद है शायद, ग्लूकोज का 180, सुक्रोज का 342, यूरिया का 60, तो ये मॉलिक्यूलर वेट अगर आप इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की मदद से भी कैलकुलेट करोगे दे विल बी एक्यूरेट। ठीक है, तो इन वाले केसेस में, इन केसेस में द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ these solutes when calculated through colligative properties will be accurate। अब कोई डेसिमल्स का थोड़ा बहुत फर्क आ जाए तो इसमें मत अटक जाना, मैम इतना फर्क आ गया है, मैम 2 यूनिट्स का हो गया, मतलब आसपास ही रहेगा, ऐसे नहीं होगा कि बिल्कुल एबनॉर्मल आ जाएगा आंसर। गॉट इट देयर? प्रॉब्लम है इन दो केसेस में। जैसे अब इस फर्स्ट केस की बात करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट्स दैट अंडरगो डिसोसिएशन, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा NaCl की बात की जाए या KCl की बात की जाए, ये वो सॉल्यूट्स हैं कि अगर आप इन्हें, नमक को भैया आप पानी में डालोगे, नमक डिसोसिएट होता है, आप लोग को भी पता है। तो अब देखो होता क्या है, NaCl Na प्लस और Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हो गया, ठीक है। अब आपने दो प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, दो बातें पढ़ रखी हैं, अभी अभी जो मैंने नोट करके लिखवाया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। पढ़ा या नहीं हमने ये? अब जरा यहाँ देखो, NaCl जैसे ही आपने सॉल्वेंट में डाला सॉल्यूशन बनाने को, इसने अपने आप को दो आयंस में तोड़ लिया। तो यहाँ पे बेटा जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए, जब तक NaCl जुड़ा था एक पार्टिकल की तरह देखा जाता था, लेकिन जब वो दो पार्टिकल्स में टूट गया, अब नंबर ऑफ पार्टिकल 2 हो गए, यानी क्या हो गए, डबल हो गए। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स में आयंस लिख रही हूँ यहाँ पे, आप यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही लिखिए बेटा, पार्टिकल्स ही लिखिए। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बेटा डबल हो जाते हैं,
तो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डबल हो जाएगी। बोलो है या नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल हुए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डबल हुई। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर डबल हुई तो मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, हाफ आएगा। तो यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, ऐसी डबल हुई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से अगर तुमने मॉलिक्यूलर वेट निकाला NaCl का, वो आधी वैल्यू आएगी। यानी एक्चुअल में 58.5 होता है जो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl, वो 20s की लाइन में 28 या 29 ऐसी वैल्यू आएगी। तो अब आप बताओ, क्या आप इसे किसी भी सूरत में मॉलिक्यूलर वेट को 29 पॉइंट समथिंग वैल्यू को एक्सेप्ट करोगे एज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl? ये तो आसपास भी नहीं है। तो ऐसे मॉलिक्यूलर वेट को हम क्या कहते हैं, दिस इज exactly wrong molecular weight and you would be calling this as abnormal molecular mass। समझ में आ गई बात? बोलो, इज इट क्लियर बच्चे? तो यहाँ पे ये मतलब हुआ। अब बात करते हैं सॉल्यूट्स दैट अंडरगो एसोसिएशन। फॉर एग्जाम्पल बेटा, जैसे बेंजोइक एसिड और वी कैन से एसिटिक एसिड, इन्हें अगर आप बेंजीन सॉल्वेंट में डालोगे, कौन से सॉल्वेंट में, बेंजीन सॉल्वेंट में जनरली हम इन्हें जब डाल देते हैं तो ये एसोसिएट हो जाते हैं, उल्टा जुड़ना शुरू हो जाते हैं। कैसे? जैसे देखो, C6H5 C डबल बॉन्ड O OH, ये होता है बेटा बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला। ऐसी मैं एक और फॉर्मूला लिख रही हूँ बेंजोइक एसिड का ही, C6H5C डबल बॉन्ड O और यहाँ आ गया OH। अब जरा देखो, इस O और इस H में आमने सामने आने से क्या बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसी इधर H और इधर O आने से इधर आ गया हाइड्रोजन बॉन्ड। ये भी बेंजोइक एसिड था, ये भी बेंजोइक एसिड था। हाइड्रोजन बॉन्ड जो डॉटेड रेड लाइन है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड ये दिखा रहा है कि ये दोनों एसोसिएट हो गए। क्या हो चुके हैं, एसोसिएट हो चुके हैं। अब जब एसोसिएट हो गए, पहले मैंने कितने टोटल पार्टिकल्स लिए थे, 2 बेंजोइक एसिड लिए थे। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से, कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से बेटा, अब ये टोटल मुझे एक पार्टिकल दिख रहा है। दिख रहा है या नहीं, क्योंकि दोनों जुड़ गए, अब ये एक की तरह डील कर रहे हैं। ये कोई 2 पार्टिकल नहीं है। 2 तब होते जब 2 के बीच में बॉन्ड नहीं होता। जब उन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया तो अब ये एक पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहे हैं। गॉट इट डियर? तो अब यहाँ पे मैं कहूंगी, अब जरा बहुत ध्यान से समझना और आप ही खुद बताना। Colligative property is inversely proportional to molecular weight और colligative property is directly proportional to number of particles। अब आप बताओ, पहले कितने बेंजोइक एसिड के पार्टिकल्स थे शुरू में, 2। अब वो कितने हो चुके हैं, ठीक है, 2 बेंजोइक पार्टिकल्स एक में रिड्यूस हो गया। वो एक पार्टिकल हमें यहां दिख रहा है, 1 पार्टिकल। इजंट इट देयर? पार्टिकल हाफ हो गए या डबल हो गए? 2 का 1, 2 का आधा 1 होता है, तो क्या बोलोगे मैम, हाफ हो गए। इजंट इट? तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हाफ हो गए। तो बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी हाफ हो गई। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर हाफ है तो ऐसी हाफ हुई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मॉलिक्यूलर वेट डबल आएगा। दैट्स द पॉइंट, इसका मॉलिक्यूलर वेट डबल निकल कर आता है। ठीक है, मतलब कुछ भी अगर इसका मान लो x मॉलिक्यूलर वेट एक्चुअल है तो इसका 2x करके आंसर आ रहा है। तो वो तो आप किसी भी हालत में नहीं कहोगे दैट्स द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजोइक एसिड, एंड दैट्स व्हाई इट्स नोन एज एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड। समझ में आई? और प्रॉब्लम क्यों आई है, क्योंकि इट इज अंडरगोइंग एसोसिएशन। NaCl में क्यों प्रॉब्लम आई, बिकॉज इट इज अंडरगोइंग डिसोसिएशन। ग्लूकोज, सुक्रोज और यूरिया में क्यों नहीं ये प्रॉब्लम आई, because they are neither associating nor they are dissociating। ना वो associate हो रहे हैं ना वो dissociate हो रहे हैं। That's why the molecular weight calculated by the above colligative properties are accurate and they are not said to be as abnormal, but in case of solutes which are undergoing dissociation and association, the abnormal molecular weights are calculated through such colligative properties। Got it dear? समझ में आ गई बात? तो जरा प्लीज इसे उतार लीजिए, then I will move on to the next part। अब समझ में आया एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस क्या होते हैं?
तो लिखिए बेटा, 3 पॉइंट और नोट करके हैं हमारे पास। लिखिए नोट करके फर्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ NaCl, actual formula weight is 58.5. As NaCl undergoes dissociation, so number of particles get doubled. As colligative property is directly proportional to number of particles, therefore colligative property also gets doubled. And as colligative property is inversely proportional to molecular weight, therefore molecular weight calculated through colligative property is halved. This molecular weight, sorry, this molecular weight is called as observed molecular weight, और ब्रैकेट में abnormal molecular weight. So in case of NaCl, observed molecular mass is less than theoretically expected value, यानी जो actual formula weight है उससे कम आए. Is that clear? अगर KCl करके आ जाए तब भी सब कुछ सेम रहेगा, NaCl की जगह पर KCl करते चले जाना, बट मॉलिक्यूलर वेट बेटा तब 58.5 मत लिख देना, वो अलग होता है. K का 39 और Cl का 35.5, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली. ठीक है, तब तो जरूरी नहीं है आप ये वाला पॉइंट लिख कर आओ, याद है तो लिखा ना, नहीं है तो हर जगह लिखने की जरूरत नहीं है बेफालतू में. इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट लिखो. डन? डन बच्चे? एवरीवन हो गया आपका? लेकिन केस ऑफ बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड, कोई भी दे दे वो, as benzoic acid undergoes association, so the particles get half. As it forms a dimer. डाइमर का मतलब समझे, दो पार्टिकल्स जुड़ गए.
जो पार्टिकल्स आपस में जुड़ गए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाइमर। मान लो 3 पार्टिकल जुड़ जाए तो ट्राइमर। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, वो कह दें कि ट्राइमर बन रहा है, तो उससे घबरा मत जाना, कोई बात नहीं, डाइमर की जगह पर ट्राइमर लिख देना। ओके, तो इन सच केसेस the colligative property also gets half, as colligative property is directly proportional to number of what, particles. Molecular, observed molecular weight calculated through such colligative property is double, as colligative property is very proportional to molecular weight. Therefore, observed molecular weight, जिसे हम क्या बोलते हैं, abnormal molecular weight है, comes out to be more than theoretically expected value. और अगर बेंजोइक एसिड है तो वो स्ट्रक्चर जरूर बनाया, चाहे एसिटिक एसिड हो तो भी। एसिटिक एसिड में C6H5 की जगह बस CH3 आ जाएगा। ये लिखते हैं डाइमर बन गया। डन दिया, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर बताइए। अब लिखिए एबनॉर्मल मोलर मास की डेफिनेशन। When the molecular mass of a substance determined by studying any of the colligative property comes out to be different than the theoretically observed value, the substance is said to show abnormal molecular mass.
तो क्या ऐसा करें कि भाई हमारे जो सॉल्यूट्स एसोसिएट डिसोसिएट हो रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की मदद से, जो उनके मॉलिक्यूलर वेट एबनॉर्मल आ रहे हैं, ऐसा क्या किया जाए कि उनके भी नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट आने शुरू हो जाए। तो इस चीज को करने के लिए हमने कुछ चेंजेस करे, स्लाइट चेंज इन दी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो जरा यहाँ करिए, इंट्रोड्यूसिंग वेंट ऑफ फैक्ट, आर यू डन? तो यहाँ लिखिए इंट्रोड्यूसिंग वेंट ऑफ फैक्टर टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इंट्रोड्यूसिंग वेंट ऑफ फैक्टर टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो बताइए हमारी पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इजंट इट? करते हो नहीं? सेकंड क्या है? डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू एम। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। और फोर्थ क्या है बेटा? पाई इक्वल्स टू एन आर टी अपॉन वी। तो हमने क्या किया, इनके अंदर वेंट ऑफ फैक्टर आई को इंट्रोड्यूस किया। व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रोड्यूसिंग वेंट ऑफ फैक्टर आई? इट इज डिनोटेड बाय लेटर स्मॉल आई। वेंट ऑफ फैक्टर आई को हम लोग बोलते हैं, आई मतलब स्मॉल लेटर आई को वेंट ऑफ फैक्टर बोलते हैं। और इसे ऐसे इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी आई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, आई इंटू के बी इंटू एम, आई इंटू के एफ इंटू एम, आई इंटू एन आर टी अपॉन। अब ये आय जैसे ही अंदर जाएगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की मदद से अब अगर तुमने मॉलिक्यूलर वेट एसोसिएशन और डिसोसिएशन वाले सॉल्यूट्स का निकालोगे तो वो भी सही आएंगे। ऐसा क्या होता है जरा उसके बारे में पढ़ते हैं, ये आय क्या है। नो लिसन बेटा, आय जो होता है वो 1 है कब? इफ solute is not undergoing anything, if solute is not undergoing association or dissociation। इज इट क्लियर डियर? ये ए पॉइंट। बी पॉइंट लिखो, यानी ग्लूकोज के लिए, सुक्रोज के लिए, और यूरिया के लिए, ग्लाइकॉल के लिए, ग्लिसरॉल के लिए, ये भी नोट कर लो उनके अंदर, ग्लाइकॉल, ग्लिसरॉल, ये सब बेटा ऐसे सॉल्यूशन जो ना एसोसिएट होते हैं ना डिसोसिएट होते हैं। किनके नाम बोले मैंने? ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, ग्लाइकॉल, ग्लिसरॉल एक्सेट्रा, ना डिसोसिएट होते ना एसोसिएट होते, ऐसी सूरत में आई 1 होता है। अब बता, अगर आई को 1 लिख दिया फिर तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वही तो बन गई जो पुरानी थी, कुछ नया थोड़ी हुआ उसके अंदर, इजंट इट? तो इसलिए ये पुरानी की तरह बन जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फाइन। लेकिन अगर सॉल्यूट एसोसिएट या डिसोसिएट करता है तो हमें क्या करना है, अब जरा देखो। इफ 100% डिसोसिएशन हो गया है, या वो बोलेंगे न्यूमेरिकल लैंग्वेज में 100% डिसोसिएशन, या बोलेंगे कंप्लीट डिसोसिएशन हो गई है, तो क्या होगा अगर ऐसी सूरत आ गई कि 100% डिसोसिएशन हो गया है सॉल्यूट का, यानी NaCl का, KCl का, इन सब का 100% डिसोसिएशन हो गया है, तो आई फैक्टर नंबर ऑफ पार्टिकल्स के इक्वल होगा। ऐसी सूरत में अगर ये लाइन नहीं लिखी, अगर ये लिखा हुआ है इनकम्प्लीट डिसोसिएशन, या वो कह दे 60% डिसोसिएशन, 80% डिसोसिएशन, तब ये लाइन नहीं चलेगी। कब चलेगी ये वाली लाइन? आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये लाइन कब चलेगी? जब 100% डिसोसिएशन हो या फिर कंप्लीट डिसोसिएशन, तब आप आई को नंबर ऑफ पार्टिकल्स मान लेंगे। मतलब इसका क्या हुआ बेटा, NaCl कौन से आयंस में टूटता है? Na प्लस Cl नेगेटिव। या KCl किस में टूटता है बताइए? K पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो बताइए यार नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? 2। इधर कितने हैं?
2। तो यहाँ पे इन दोनों सूरतों में I2 हो जाए, लेकिन शर्त क्या है, 100% डिसोसिएशन लिखकर आए या कंप्लीट डिसोसिएशन लिखकर आए, तभी हम ये बात मानेंगे, अदरवाइज नॉट। ओके डियर। तीसरी चीज, इफ 100% एसोसिएशन हो जाए और कंप्लीट एसोसिएशन हो जाए, यानी जैसे ऐसा केस कहाँ होता है बेटा, एसिटिक एसिड में या फिर बेंजोइक एसिड में, जब ये किस कौन से सॉल्वेंट के अंदर होते हैं, बेंजीन सॉल्वेंट के अंदर होते हैं, तब होता है। कब, तो मान लो जैसे एसिटिक एसिड, अब मैं लिख लूं CH3COOH के दो पार्टिकल्स थे, हुआ क्या, बन के आया CH3COOH के यहाँ 2, डाइमर बन गया। क्या बन गया बेटा, डाइमर। अगर डाइमर बना है तो आई फैक्टर हो जाएगा 1/2। क्या हो जाएगा, 1/2। अगर ट्राइमर बना है तो आई फैक्टर हो जाएगा आपका 1/3। अगर टेट्रामर बना है तो आई फैक्टर हो जाएगा आपका 1/4। समझ में आई मेरी बात। लेकिन ये कब होगा, जब 100% एसोसिएशन हो या कंप्लीट एसोसिएशन हो, तभी आप ये बात मानकर चलें। करें आगे। अब मान लेते हैं बेटा कि भाई कंप्लीट या 100% एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं हुआ, ठीक है। अब ये आई क्या करेगा, कैसे निकालेंगे, तब ये आई का फॉर्मूला डिफरेंट हो जाएगा। तो अब जरा यहाँ पे लिखिएगा, आप सेकंड पॉइंट बना के लिख लो या जो भी अब आपका चल रहा है, क्योंकि ये वेंटो फैक्टर का एक पार्ट हो गया, वेंटो फैक्टर का दूसरा पार्ट हो रहा है। जरा सुनो, रिलेशनशिप बिटवीन वेंटो फैक्टर आई and alpha. What is alpha? That is degree of dissociation or association. अब न्यूमेरिकल आया और न्यूमेरिकल में 100% वाली बात नहीं लिखी, इंस्टेड एक लाइन मेंशन्ड होगी, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या ऐसे बोलेंगे द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज गिवन टू यू 20%, 30%, ऐसे करके दे देंगे, या ऐसी एसोसिएशन का नाम करके 40%, 50% ऐसे करके दे देंगे। मतलब अल्फा मेंशन्ड होगा। जब भी अल्फा मेंशन्ड हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन मेंशन्ड, ये वाली लाइन दिख जाए, समझ जाना 100% डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं हुआ है। ऐसे केस में आई को पहले निकालना पड़ेगा अलग फॉर्मूले से। तो फॉर डिसोसिएशन फॉर्मूला क्या है, जरा उसे नोट कर लो। आई इक्वल्स टू, या आप ऐसे करना, अल्फा इक्वल्स टू, बेटा दोनों तरीके से डिराइव हो सकता है, ये इजी बैठता है। 1 सेकेंड। फॉर डिसोसिएशन alpha equals to I minus 1 upon n minus 1, or for association alpha equals to 1 minus I upon 1 minus 1 upon n। अब ये n क्या है, I तो पता चल गया वेंट ऑफ फैक्टर है, n क्या है, n यहाँ पे होगा नंबर ऑफ आयंस डिसोसिएशन में जो बन जाए, और यहाँ पे n होगा दैट इज नंबर ऑफ पॉलीमर दैट हैज बीन फॉर्म्ड, नंबर ऑफ द पॉलीमर। यानी अगर डाइमर बन रहा है तो इस n की वैल्यू 2 हो जाएगी, अगर ट्राइमर बन रहा है n की वैल्यू 3 हो जाएगी। समझ में आई बात। मेरी बात फिर सुन लो, I नंबर ऑफ पार्टिकल्स के इक्वल होता था, कब,
जब 100% डिसोसिएशन या 100% एसोसिएशन हो। यहाँ पे अगर 100% एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं हो रहा तो वो अल्फा जरूर मेंशन करेंगे क्वेश्चन के अंदर। तो ऐसी सूरत में अल्फा और आई का रिलेशन पता होना चाहिए, तभी हम आगे मूव कर पाएंगे। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं बेटा अल्फा और आई को रिलेट करते हुए। और अभी मैं इनडायरेक्ट फॉर्मूले भी कराऊंगी जिसमें आपको थोड़ा लेंथी मेथड अपनाना पड़ता है, लेकिन कुछ स्कूल में वही प्रेफर किया जाता है, कुछ स्कूल में ये प्रेफर किया जाता है। मैं दोनों सिखा दूंगी, जिस स्कूल में जो हो आप वो कर लेना। ठीक है, तो फिलहाल पहले इसको करते हैं। तो आप क्या करेंगे, आए यहाँ पे आपको निकालना होगा, डिपेंड करेगा क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। लेकिन यहाँ पे आए, जैसे NaCl में वो कह दें कि अल्फा निकालो, NaCl के क्वेश्चन में अल्फा निकालो। अब NaCl में कितने पार्टिकल्स बनते हैं, 2 ना। अब I2 नहीं होगा, वो तब होता अगर वो कहते हैं NaCl 100% डिसोसिएट कर गया। यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, नहीं तब तो आप ये फॉर्मूला लगाते ही नहीं, अगर 100% डिसोसिएट हो जाता तो। अब अगर 100% डिसोसिएट नहीं हुआ है और अल्फा आ चुका है, तो NaCl के केस में N होगा 2, नंबर ऑफ पार्टिकल्स N रिप्रेजेंट करेगा। ऐसी एसिटिक एसिड या डाइमर जहां पे बनते हैं या ट्राइमर जहां पे बनते हैं, वहां पे ये वाला N काउंट होगा, ना कि I। इज दैट क्लियर डियर, समझ में आ गई बात? बोलिए कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो चलिए अब जरा यहाँ पे एक बात करते हैं, जरा सुनो। हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की मदद से हम आई निकालेंगे और आई की मदद से अल्फा निकालेंगे। मतलब जरा सुनो, कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें 100% डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं हो रहा, ठीक है, ऐसे केस में जैसे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी तुमने लगाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसका फॉर्मूला होता है डेल्टा टीबी इक्वल्स टू आई इंटू के बी इंटू एम। और वो एक सॉल्यूट है जो डिसोसिएशन कर रहा है मगर 100% नहीं कर रहा। तो आपको डेल्टा टी भी गिवन है, के भी गिवन है, मोलालिटी के सारे पॉइंट्स गिवन है, आपने आई निकाल लोगे। आई आ गया, ये रहा। अब क्योंकि वो क्या कर रहा है, डिसोसिएट कर रहा है, तो अब आपको अल्फा निकालने को कहा गया है, तो आप क्या करोगे, I-1 अपॉन N-1 करके ये फॉर्मूला लगाओगे तो अल्फा आ जाएगा। बोलो, पक्का समझ में आ गया? और बेटा एक फॉर्मूला और होता है कि अगर अल्फा आ गया तो आप डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट, विच इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। कैसे, C होता है कॉन्सेंट्रेशन, जो मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी जो भी उन्होंने दी हो वो आप रख देंगे, ठीक है। और अल्फा आपने ऊपर अभी निकाला ही है इस फॉर्मूले से, अल्फा यहाँ रख दोगे और नीचे कर दोगे 1 माइनस अल्फा, उससे आ जाएगा K। व्हाट इज K? K इज नोन एज डिसोसिएशन कांस्टेंट। K सिर्फ डिसोसिएशन कांस्टेंट के रूप में ही आएगा, एसोसिएशन कांस्टेंट के रूप में नहीं आएगा, ठीक है। यानी अल्फा तक का क्वेश्चन तो डिसोसिएशन एसोसिएशन दोनों पे आ सकता है, लेकिन K का क्वेश्चन डिसोसिएशन पे आएगा, अल्फा मतलब K का अभी एसोसिएशन से लिंक नहीं कराया। इज दैट क्लियर डियर? तो ये 4 फैक्टर्स होंगे जो आपके न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे। फिर से बोलो क्या क्या निकाल सकते हैं, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू आई, आई के थ्रू अल्फा, अल्फा के थ्रू के इज नोन एज डिसोसिएशन कांस्टेंट। अच्छा अब जरा ऐसी बात करते हैं, मान लो बेंजोइक एसिड का अल्फा पता है, अल्फा के थ्रू, अब बताओ बेंजोइक एसिड क्या करता है, एसोसिएशन। बेंजोइक एसिड क्या करता है, एसोसिएशन। तो अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन एन। इसके थ्रू, अल्फा के थ्रू आई निकल जाएगा, सब कुछ पता होगा। आई के थ्रू कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी निकल जाएगी, तो यानी रिवर्स भी जाया जा सकता है। तो डिपेंड करता है एसोसिएशन डिसोसिएशन कौन सा क्वेश्चन है, ऊपर से नीचे आया जा सकता है, नीचे से ऊपर जाया जा सकता है। इज दैट क्लियर डियर, समझ में आ गई बात, न्यूमेरिकल्स का पॉइंट? बोलिए एवरीवन। तो कल से बस अब इसके न्यूमेरिकल्स हम करना शुरू करेंगे डियर। आई होप इतने पॉइंट्स आप सबको क्लियर है। और कल मैं आपको डिटेल मेथड सिखाऊंगी, मेरी बात सुनो जरा। किस बात का मैम डिटेल मेथड? ये जो मैंने आपको अल्फा और आई के डायरेक्ट फॉर्मूले करा के किए हैं ना, ये कई बार डायरेक्ट फॉर्मूले यूज नहीं करने देते एग्जाम में, वो डिटेल मेथड मांगते हैं। हालांकि ये फॉर्मूले कोई ट्रिक नहीं है, ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो वो जो इनडायरेक्ट मेथड है वो भी करें, वो हम कल करें। इज दैट क्लियर?
तो दिस इज ऑल डन फॉर टुडे। आज के लिए इतना रखते हैं बेटा, बाकी सब कल करेंगे। तो इस हफ्ते हमारा ये चैप्टर फॉर श्योर खत्म होने वाला है और मंडे ऑनवर्ड्स वील बिगिन विद अ न्यू चैप्टर। ओके डियर, सो गुड बाय फॉर नाउ, दिस इज ऑल डन फॉर टुडे।